मित्रों, जब हमने अपनी YouTube की वीडियोस शुरू की थी तो बहुत शुरुआती समय में हमने डॉक्टर रोहतास गुप्ता जी के साथ ज़ूलॉजी के ऊपर कई सारे वीडियोस किए थे। तो डॉक्टर गुप्ता अभी USA से वापस आए हैं, तो एक बर्ड के बारे में आज वो हमें बता रहे हैं। और इस बर्ड के बारे में जो जानना है वो बहुत ज़रूरी है, जो पक्षी प्रेमी हैं उनके लिए और जो पर्यावरण की चिंता करते हैं उनके लिए भी। और सुप्रीम कोर्ट खुद इस बर्ड के बारे में बहुत सारी जो चिंताएं हैं वो व्यक्त कर चुका है। और सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में एक कमेटी बनाई इस बर्ड के संरक्षण के लिए। तो इस बर्ड के बारे में, इसकी प्रजाति के बारे में, ये किस तरह से रहता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये विलुप्त क्यों हुआ और हम सब इसमें किस तरह से अपना सहयोग कर सकते हैं कि जो स्थिति है, जो ये लुप्त होने की तरफ करीब करीब बढ़ ही चुका है, उसको रोका जा सके या उसको उल्टा किया जा सके। हम बात कर रहे हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको GIB भी बोलते हैं और जिप भी बोलते हैं। जनरली बोलते हैं GIB, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। मैं आपको बता दूं वो बास्टर्ड नहीं है, बस्टर्ड है, BUSTARD, बस्टर्ड। ये आज से 100 साल पहले कन्याकुमारी से लेके और कश्मीर तक मिलता था, लेकिन आज की डेट में इसका मोर देन 95% इसका जो घर था, जिसको इंग्लिश में बोला हैबिटेट, वो डिस्ट्रॉय हो गया है। और क्योंकि डिस्ट्रॉय हो गया है तो एक ड्रास्टिक, इसके नंबर में ड्रास्टिक डिक्लाइन आया है। कभी 1969 में इसको 1260 के करीब पक्षी, और 1918 में सारे मिलाए उनका 160 हैं। और मैं ये कहता हूँ कि मैं शोलापुर के नज़दीक में सेंचुरी है, मैं वहाँ हो आया। मध्य प्रदेश में करेरा बस्टर्ड सेंचुरी है, मैं वहाँ कई बार हो आया। समझे नहीं समझ? मैं नेशनल डेजर्ट पार्क जैसलमेर हो आया और हर जगह टीम के साथ में गया। और टीम के साथ में हमारे पास जीप भी थी और हम जीप में गए। मैंने आज तक या मेरे उन साथियों ने आज तक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नहीं देखा। कंटिन्यूटी इन ओपन ग्रासलैंड्स इंटरस्पर्स्ड विद एग्रीकल्चर लैंड लाइक बाजरा, मूंग, चरी, ग्वार, कि ये जो दिखाई देता है सिर्फ बरसात में, सावन के महीने में दिखाई देता है। और उसके बाद में ये कहाँ लोकल माइग्रेटरी है, ये कहाँ जाता है, किसी को कुछ इसके बारे में पता नहीं है। उसी जगह पर आएगा जहाँ इस पिछले साल आया था, ये उसी जगह पर आएगा जहाँ से 10 साल पहले इसके पेरेंट्स आए थे, ये उसी जगह पर आएगा आज से 20 साल पहले जहाँ इसके ग्रैंड पेरेंट्स आए थे। और अगर जब वो वापस आए और उस समय अगर उसको फील्ड उस हालत में नहीं मिला, तो वो जो है डिस्टर्ब होगा। और उसके मन में जो साइकोलॉजी चल रही है, जो उसके मन में हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, और जो इसके मन में एक मैपिंग हुई पड़ी है, उसके मन में जो एक इम्प्रिंटिंग हुई पड़ी है, वो उसी चीज़ को ढूंढता है जो उसने 1 साल पहले दी थी। आपको हैरानी होगी कि वो अंडा भी उसी जगह पर देगा जहाँ अंडा उसने पिछले साल दिया था। और अगर वो अंडे देने की जगह जो छोटी सी डिप्रेशन होती है झाड़ी की जड़ में, और अगर उसको डिप्रेशन नहीं मिली तो वो अंडा नहीं देगा। और वो अंडा भी एक ही देगा। कोई ऐसा मतलब पक्षी होगा ये इसका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो एक से ज़्यादा देता हो। एक जैसे मान लिया कॉमन मैना है, कॉमन मैना मार्च से लेके और नवंबर तक, और नहीं तो अक्टूबर तक यहाँ कुरुक्षेत्र में मल्टीपल ब्रूड करती है। मल्टीपल ब्रूड मीन्स कि एक ब्रूड का तकरीबन दो महीने चलता है, तो कम से कम 5 बारी अंडे दे जाती है, एक बारी में 4 अंडे देती है। इसलिए कॉमन मैना आपको सब जगह मिल जाती है। लेकिन ये तो सारा इसका एक ही ब्रूड है और एक अंडा है, और वो भी धरती में पड़ा रहता है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है उसकी। ये बिल्कुल ऐसे लगता है जो फील्ड कैरेक्टर्स में, जैसे कि अफ्रीका में जो ऑस्ट्रिच मिलता है ना, को बोना ऑस्ट्रिच, बोना, देखो ऑस्ट्रिच नहीं, बोना ऑस्ट्रिच आपके सामने आ गया हो, तो वो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। आप ध्यान से अगर आप देख रहे हो, ये देखिए, इसके हमेशा इसकी जो ये ऊपर जो चोटी है, ये हमेशा देखिए ब्लैक स्ट्रिप है।
इसकी अगर इनमें ध्यान से अगर लेंस लगा के देखेंगे, इसकी आंखें ऐसी सुंदर है जैसे 16 साल की लड़की की सुंदर होती हैं, इतनी सुंदर आंखें। ये जो अब यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कि ये इसकी देखिए, ये इसकी नेक है, लेकिन इसकी नेक अगर आप अपनी अपनी पोजीशन में होगा तो ये नेक को जैसे सरपेंट होता है ना, देखना मुड़ के जैसे कौनी मुड़ गई, तो ये नेक जो है ये मुड़ी रहती है इसकी, मुड़ी। इसी वजह से इसका नाम पड़ गया हुक्ना, हुक्ना, हुक्के की तरह। जैसे करेरा सेंचुरी है मध्य प्रदेश में, ग्वालियर से शिवपुरी से सारा मिला के 2-1 घंटे का रहना, तो वो इसको सोनचरैया बोलते हैं। कोई को तुकदार बोलता है, तुकदार, कोई तुकदार बोलता है, कोई खरमोर बोलता है, खरमोर बोलता है। इसके कम से कम भी 30 ऐसे नाम हैं ग्रेट इंडियन बास्टर्ड के। जो फील्ड कैरेक्टर्स की बात चल रही थी कि ये देखिए, ये ऐसा लगेगा जैसे चमड़े का जो रंग होता है ना, बढ़िया चमड़ा, बढ़िया चमड़ा और रंग ना कर रखा हो, रंग ना कर रखा हो, तो इसका ये देखिए, ये इसकी पहचान है, ये देखिए। और दूसरा, इसके मेल और फीमेल में डिफरेंस होता है। मादा हमेशा थोड़ी छोटी होती है कि नर के इधर बिल्कुल यहाँ से, जहाँ विंड पाइप है जो यहाँ से कनेक्टेड होता है, ऐसे ये समझ लोगे इसके यहाँ नर के नीचे एक गुब्बारा लटका रहता है। और जैसे ही नर जितना बड़ा होता जाएगा वो गुब्बारा भी इतना बड़ा होता जाएगा। और गुब्बारे में कितनी हवा भरनी है, कितनी कम करनी है, ज़्यादा करनी है, और गुब्बारे में से कितनी हवा निकालनी है और कब निकालनी है, ये इसके कंट्रोल में होता है, रेगुलेटेड है। और कैसे कि एक तो रेगुलेटेड दिमाग से, और दूसरा जो मेल है ना उस गुब्बारे को ज़मीन पर अड़ा देता है, अड़ जाता है गुब्बारा, तो गुब्बारे के ऊपर प्रेशर आ गया, और ऊपर से दिमाग से जैसे हम मान लें हवा कितनी निकालें हमारे ऊपर डिपेंड करता है, तो उस तरह से उसमें से ये हवा निकालता है, हवा निकालता है बिल्कुल बहुत डीप वॉइस, बहुत ही एक हुंकार भरता है एक तरह से। और फिर हुंकार तो किस में से निकल रही है, गुब्बारे में से निकल रही है, और उधर से मुंह में से बहुत बढ़िया आवाज़ निकालता है। और उस आवाज़ की और गुब्बारे में से जो हुंक भर रही है, उन दोनों की रेजोनेंस होती है। जैसे कि आप किसी मंदिर में जाएं और आप जोर से बोलें हाँ, तो आवाज़ गूंजती है। किसी गुफा में जाएं तो आवाज़ गूंजेगी। तो जो मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी आवाज़ गूंजती है, जो इसने गुब्बारे, अपने मेल ने जो अपने गुब्बारे में से आवाज़ निकाली, और परस जो वो गाना गा रहा है मुंह से, इन दोनों की रेजोनेंस, और रेजोनेंस में इतना स्वीट गाना निकलता है ना, इतना स्वीट गाना कि शायद ज़िंदगी में अगर इंसान सुन ले तो इतना स्वीट और मेलोडियस सॉन्ग कभी सुना नहीं होगा। ये खतरे में क्यों गया है कि जब ये कर रहा है तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर की दूरी पर वहाँ फीमेल होनी चाहिए, और फीमेल एक नहीं, कम से कम 2, 3, 4, 5। लेकिन जनरली पुराने ज़माने में, आज से 40-50 साल पहले, अगर जहाँ ये गाना गा रहा है उसके नज़दीक में ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर और इवन लेस देन दैट, कम से कम भी 20-25 ड्रम्स होती थी। ड्रम्स मीन्स फीमेल्स होती थी। फीमेल उसका गाना सुन रही हैं, और अभी तक एक दूसरे ने देखा नहीं है। मेल को तो ये नहीं पता फीमेल्स कहाँ है, हालांकि उनको, क्योंकि जेनेटिकल इम्प्रिंटिंग है, वो गाना ही तब गाएगा जब उसको थोड़ा पता लग जाएगा क्या नज़दीक में है। अब जब गाने को सुनती हैं, देखिए उन फीमेल्स के और नज़दीक पहुंचने के लिए अब ये क्या करेगा, जैसे कि आपने वो बच्चे खेलते हैं ना, शूट करके वो करके और ऊपर गेंद फेंक दी, तो ऐसे आपको हैरानी होगी, वर्टिकल ये कम से कम भी 30 से 40 फीट की ऊंचाई पर बिल्कुल ऐसे जाता है जैसे कि बंदूक से गोली छोड़ दी हो, और गाना गाता हुए जाता है, और गाना गाते हुए जाता है, गाना गाते हुए जाता है, और फिर ऐसे जाता है, ऐसी टैलिंग करती है कि जब उसने गाना गाया, जब ज़मीन पर था, तो फीमेल्स को पता लग गया, और उन्होंने जब उसकी आवाज़ सुनी तो उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस हुए। जब हार्मोनल चेंजेस हुए तो वो रिसेप्टिव बन गई फीमेल मेल के लिए, और फिर वो भी ये चाहत थी उनके मन में कि मैं देखूं कहाँ है मेरा मुर्गा, कहाँ है। तो वो ऐसी टैली होते वो उसको देख लेती हैं। जब ऐसे देख लिया वो, और फिर जब आएगा ऊपर से नीचे, तो ऐसे जैसे तुमने, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, ये बॉल है तो बॉल को नीचे गिरा दिया, बिल्कुल वर्टिकली डाउन आएगा। तो ऐसे ये कई बार ऊपर जाना, नीचे आना,
और उनको दिखाना और गाना गाना वो फीमेल को इस तरह उस लेवल तक ले आता है कि उसके बाद में ये उड़ान भर के, ये उड़ान भी भर सकता है, हैवीएस्ट बर्ड है, लेकिन ये 10 मीटर से लेके 100 मीटर तक उड़ान भर सकता है। हैवीएस्ट बर्ड ऑफ इंडिया विच कैन फ्लाई। मोर फ्लाई नहीं कर सकता, वो छप 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 करके एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ये फ्लाई कर सकता है। तो ये फिर फ्लाई करके फीमेल्स के पास पहुंच जाता है, और जब फीमेल्स के पास पहुंच जाएगा वहाँ कम से कम भी, जैसे मैंने आपको बताया, 2, 3, 4, दैट मीन्स हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीगैमस, कि ये जो है इसका हैरम होता है। हैरम जैसे वो रखते थे पुराने ज़माने में राजे महाराजे के एक से ज़्यादा रानियाँ, तो इसके हैरम में वहाँ बहुत सारी फीमेल्स ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स होती थी। अब उनके पास पहुँच करके क्या करता था, बिल्कुल जो इसको ये पता लग जाता था इन 10-15 में सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव कौन सी है, जमा उसके सामने जाके बैठ जाएगा और अपनी बॉडी को फुला लेगा, अपनी बॉडी को फुला लेगा और अपने टांगों को ज़मीन से जकड़ देगा, और जकड़ के और अपने पंखों को थोड़ा थोड़ा बाहर निकाल लेगा। ऐसे नज़र आता है जैसे कोई छोटी सी बॉल हो और बॉल के ऊपर पंख लगे हुए हों, फ्लफी। और उसके बाद में उस फीमेल की तरफ बहुत ही जैसे कोई शहंशाह चल रहा हो ना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टटिंग, STRUTTING, स्टटिंगली उसकी तरफ जाता, बहुत कॉन्फिडेंस और विश्वास के साथ में, और बारी बारी उसके आमने सामने जाएगा। और वो फाइनल में जाके फीमेल जो है, शी इज़ इम्प्रेस्ड, अट्रैक्टेड, रेडी फॉर सहवास। और इस तरह से सहवास हो गया तो उसके बाद में उसका जब सहवास हो गया तो फीमेल बिकम्स प्रेग्नेंट। अब जो आगे जो ये डिफ़िकल्टी क्यों आई इस बर्ड के बारे में, कि जो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये स्टेप बाय स्टेप चलती है इन टेंडम, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इनमें से किसी एक स्टेप को माइनस कर दिया आपने, या किसी एक स्टेप पर उसको डिस्टर्बेंस आ गई, तो सारा प्रोसेस फेल हो जाएगा, डिसमिस। कि ये कंटिन्यूटी का प्रोसेस है, हार्मोनल प्रोसेस है। ये पहला स्टेप दूसरे पर डिपेंडेंट है, दूसरा जो पहले पर भी, और तीसरा तभी सामने आएगा जब पहले और दूसरे हो गए, जिस समय वो प्रेग्नेंट होगी। ये मैंने आपको बताया कि इसकी कई रानियाँ होती हैं, इसके लिए वो रानी ये डेजर्ट कर देता है उसको, उसके बारे में कुछ पता नहीं होता कि पहली रानी कहाँ है। दैट मीन्स उसको जो बच्चे की जो देखभाल करनी है सिर्फ फीमेल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड करेगा। इसलिए ये समझ लो कि हाफ केयर मिलती है उस एग को। पहले ही ज़मीन में पड़ा हुआ है, उसको किसी चीज़ से ढकते नहीं, उसको आसपास में कोई घास फूस नहीं डालते, कोई थोड़ा बहुत जैसे हमारा ये रेड लैपविंग है वो थोड़े पत्थर डाल देता है छोटे छोटे, हैं, जिससे, और पत्थर का कलर ऐसा होता है जैसे कि कलर उसका हो, और इसका कलर भी ऐसा होता है जैसे कीचड़ में सान रखा हो, ड्रैब ड्रैब डल येलो, पत्थर की तरह। अगर हाथ को लगा तो ऐसा लगता है जब पत्थर की कोई चीज़ उठा ली हो। तो 1 महीने जिस दिन उसने सहवास किया उसके 1 महीने तक वो 1 महीना लेगी, और 1 महीने के बाद में वो जो अंडा है वो डिलीवर हो जाएगा। फीमेल जो है वो शी विल ले एग देयर, और उसी जगह एग ले करेगी जहाँ उसने पिछले साल किया था, या उसी जगह एग करेगी जहाँ उसकी मदर ने वो उस अंडे में से जिसमें वो निकली है वो ले किया था। और उसके बाद में हम बोलते हैं इंक्यूबेशन, कि मेल तो भाग गया, अब वहाँ जो इंक्यूबेशन है सारे जो 1 महीने इसकी, 1 महीने तो जेस्टेशन पीरियड, दैट मीन्स सहवास से लेके और एग लेइंग तक 1 महीना, और जिस दिन एग लेइंग होगी और जिस दिन वो मैच्योर होकर उसमें से बच्चा फ्लैजलिंग बाहर निकलेगा, अनदर 1 मंथ, और अनदर 1 मंथ तो उसके बाद में रप्चर होगा। वो रप्चर का लिए कोई स्पेशल ये नहीं है कि रप्चर फीमेल करती है, जैसे ऑस्ट्रिच में रप्चर जो करता है वो मेल करता है, फीमेल करता है, उनको पता लग जाता है, अंडा हिलने लग जाता है ऑस्ट्रिच में। इसमें अंडा नहीं हिलता, और ना ही वो अपने बीक से उसको छेड़ेगी, वो अपना फूटेगा, बाहर निकल आएगा। लेकिन फिर उसके बाद में जो वो बच्चा फ्लैजलिंग जिसको बोलते हैं, वो 1 साल तक अपनी माँ के साये में रहेगा, और सारी ज़िंदगी की कठिनाइयों के बारे में, कैसे फूड बाहर खाना है, इन सब चीज़ों के बारे में 1 महीने उसकी माँ जो है उसकी केयर टेकर है, उसकी मदर है, उसकी प्रोटेक्टर है, उसकी फूड प्रोवाइडर है, उसकी टीचर है। और जो मेल जो मैंने बताया वो दूसरी के पास चला जाएगा, वो तीसरी के पास चला जाएगा। कि ये मिलता है राजस्थान के कुछ थोड़े डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे जैसलमेर हो गया, कोटा हो गया,
समझे नहीं समझे। उधर से फिर कहाँ मिलता है, अगर थोड़ा आगे चलो तो वहाँ जाकर, या ग्रेट इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क, इंडियन नेशनल डेजर्ट पार्क, 3 जगह तो मिलता है राजस्थान में। फिर ये कच्छ में जाके मिलता है। ये जो ग्रेट इंडियन बास्टर्ड है ये कहाँ मिलता है, कच्छ में जाके मिलता है जी, गुजरात में। तो गुजरात के बारे में जो मैं बता रहा था, जो डाटा आया वो ये आया है कि वहाँ सिर्फ एक मेल है और उसका भी फोटोग्राफ नहीं है। अब जब मेल ही एक है और 2 फीमेल हैं और उसका भी फोटोग्राफ नहीं है, और वो कितनी दूर हैं, कितनी आसपास हैं, बताओ। जिसको ब्रीडिंग बोलते हैं कि अंडा कहाँ से बनेगा। और दूसरा जो मैं गया हूँ, ये क्या शोलापुर नहीं, सोलापुर, महाराष्ट्र में, मैं वहाँ खुद गया हूँ और वहाँ तो 3 बार ही गया हूँ और बारी बारी देखा, बहुत बढ़िया ओपन ग्रासलैंड है वहाँ। तो वाकई में जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने बहुत बढ़िया सेंचुरी बना रखी है। और मेरे ख्याल में इतनी बड़ी इसके लिए सेंचुरी, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड के लिए इतनी बड़ी सेंचुरी इंडिया में और कहीं नहीं है जो शोलापुर के नज़दीक में है। और वहाँ इसको नंज बोलते हैं, और उस सेंचुरी का नाम भी है नंज सेंचुरी। नंज बोलते हैं जैसे नंज। लेकिन हम वहाँ घूमे, हमें वहाँ बिल्कुल नहीं मिला। दूसरा, मैं यहाँ से गया ग्वालियर आए हुए थे, टीम आई हुई थी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून से। वो हमें बस में बैठा करके लेके गए शिवपुरी, और शिवपुरी से फिर हम गए करेरा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी। और हमारे पास साथ में उन दोनों कम से कम भी 15 अमेरिकन साइंटिस्ट थे। हम सारे खूब घूमे, हमें कहीं कोई ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नहीं मिला। कि ये मेरी हथेली है, और हथेली पर मैं यहाँ तेल जमा लूँ या ग्रीस लगा लूँ, और ग्रीस के ऊपर लगा के और मैं ये चीज़ रख लूँ, सेब रख लूँ, और उसके बाद में ये मेरे सामने बैठे हैं, ये मेरे से ये कहें सर अपनी हथेली को स्लांटिंग कर लो, और मैं स्लांटिंग करूँ, और फिर मैं इनसे या मना कर दूँ। मैं ये कहूँगा मेरे पास एक ही सेब है और नहीं है, और अगर आप मेरे से कह रहे हैं तो ये मैं नीचे डाल रहा हूँ, और ये क्योंकि अंडा है ये, तो ये बहुत ज़्यादा नाजुक है, ये नीचे जाएगा और टूट जाएगा और शो ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ग्रेट इंडियन बास्टर्ड की यही हालत है कि आपके हाथ में एक अंडा है, इसी अंडे से आपने ग्रेट इंडियन बास्टर्ड की पॉपुलेशन को रेजुविनेट करना है, रीजनरेट करना है, कंजर्व करना है, प्रोपेगेट करना है। प्रोजेक्ट 1 हॉर्न राइनोसोरस बना, प्रोजेक्ट टाइगर बना, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल बना, प्रोजेक्ट हैंगुल बना, और इसी तरह से बहुत सारे 10 के करीब प्रोजेक्ट एशियाटिक लाइन बना। कुछ 10 के करीब प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए, और वो प्रोजेक्ट की वजह से कुछ एनिमल्स बिल्कुल रिहेबिलिटेट हो गए, जैसे कि एशियाटिक लाइन गुजरात में पूरी तरह से रिहेबिलिटेट है। 1980 के आसपास, 1988 के आसपास प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल इतना बढ़िया सक्सेसफुल गया कि हमारे पास में इतने ज़्यादा हो गए, हम सोचें अब जो हमारे पास सरप्लस है उनको कहाँ हम उनको रिलीज़ करें। प्रोजेक्ट टाइगर जो है, जो बिल्कुल ही फिसल गया था हाथों से 1972 के करीब, सारे मिला के 1800 टाइगर रह गए थे, लेस देन 1800, और उनको हम करते करते आज की डेट में तकरीबन 3000 के करीब हैं, और 1995 के आसपास वो 5500 पहुँच गए थे। ग्रेट इंडियन बास्टर्ड की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि 19 जुलाई 2019, सिर्फ 2 साल पहले, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर्स निकाले, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड इमरजेंसी कंजर्वेशन ऑर्डर्स। फिर दूसरा, फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ग्रेट इंडियन बास्टर्ड इमरजेंसी कंजर्वेशन कमेटी बनाई, और कमेटी में 2 साइंटिस्ट रखे, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के रखे असद रहमानी, और दूसरे उन दोनों में जो उत्तराखंड के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन थे धनंजय कुमार जी, उनको रखा। तो क्या बनाया सुप्रीम कोर्ट, इतनी हालत ख़राब हो गई ग्रेट इंडियन बास्टर्ड की कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ऑर्डर्स निकालने पड़े, और उसके तहत ही अब जो हम कर रहे हैं उसी के तहत है। क्या किया है हमने ये किया कि हमने 3 तो कैप्टिव ब्रीडिंग के हमने इसके स्टेशन बनाए हैं, जो 2 राजस्थान में हैं, 2, और 1 जो है गुजरात में है। गुजरात में तो है कच्छ में, और राजस्थान में है एक इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क में, और दूसरा है कोटा के नज़दीक। लेकिन मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि इसका ये करने की बजाय ये एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन को नेचुरल एनवायरनमेंट में वो इसको रिहेबिलिटेट
इसको पुनर्स्थापित नहीं कर सकते। बेस्ट तो ये रहेगा, और फिर उन्होंने इसको किया भी है, बेस्ट क्या रहेगा कि इसमें कम्युनिटी लीडरशिप प्रोग्राम लाना पड़ेगा। और कम्युनिटी लीडरशिप प्रोग्राम ये है कि जहाँ जहाँ गांव हैं उन गांव वालों को पता है कि ये कहाँ कहाँ आता है, ये पक्षी ग्रेट इंडियन बास्टर्ड ये कहाँ कहाँ आता है, हुकना कहाँ कहाँ आता है, सोनचरैया मीन जो मैंने हिंदी के नाम बता रहा हूँ, हुकना कहाँ आता है, सोनचरैया कहाँ आती है, उनको यहाँ तक पता कि इस फील्ड में आती है। तो वो क्या करना चाहिए कि वो जो फील्ड्स है ना, ये कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम की बजाय इनको ये सोचना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ वो आता है उसकी वो कर दें, बाउंड्री बना दें और उसको डिक्लेयर कर दें कि ये नॉन इंटरफियरेंस जोन है, नॉन इंटरफियरेंस जोन है। और अगर इतना हो जाए और फिर वहाँ के जो गांव के लोग हैं, वहाँ कम्युनिटी लीडरशिप प्रोग्राम के कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम से हमें इतनी उम्मीद नहीं है जितनी कि हमें इस कम्युनिटी लीडरशिप प्रोग्राम से हमें मिल सकती है। कि हमें ये पता है कि इस गांव में आता है, सावन के महीने में आता है, इस खेत में आता है, इस झाड़ी के बराबर में अंडा देता है, और इसके 100 मीटर की दूरी पर यहाँ वो जो अगर हैं आज की डेट में, मैंने कहा यदि अगर हैं, अगर वहाँ मादा हैं, मादा ग्रेट इंडियन बास्टर्ड हैं, तो वो यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर रहती हैं। तो हमें ऐसा सीनरी क्रिएट करनी पड़ेगी कि जहाँ वो नाच रहा है, ऊपर जा रहा है, वहाँ तो ओपन ग्रासलैंड्स हों। देखिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, कि वहाँ तो ओपन ग्रासलैंड्स हों, दैट मीन्स घास हो तकरीबन इतनी बड़ी जो हमारे यहाँ तक चली जाए, मतलब 3 फुट के करीब, और उसके बराबर में बाजरे के खेत हों, मूंग के खेत हों। सबसे बेस्ट है मूंग, क्योंकि मूंग ज़्यादा ऊंची नहीं जाती, ग्वार है ज़्यादा ऊंचा नहीं जाता, लेकिन अगर आप चरी लगाएंगे और बाजरा लगाएंगे तो बहुत ऊंचा चला जाता है। और जो बहुत ऊंचा चला जाएगा तो जब मेल जो है डांस कर रहा है और ऊपर जा रहा है, और बाजरे का बहुत लंबा बाजरा है, हाँ जी, और तो उसको फीमेल नहीं दिखाई देगी। ये ग्रेट इंडियन बास्टर्ड की ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि ये स्क्रबी जंगल्स में मिलता है। स्क्रबी जंगल वो हुआ जैसे ओपन ग्रासलैंड्स, लेकिन ग्रास हरी ना हो। अगर ऑल ओवर वर्ल्ड 34 के करीब इसके चचेरे भाई हैं, मौसेरे चचेरे भाई, इंडिया में इसके 4 चचेरे भाई हैं। लेसर फ्लोरिकन ये इसका चचेरा भाई है। तीसरा जो इसका भाई है वो है ये देखिए बंगाल फ्लोरिकन, और नज़दीक में या पाकिस्तान की तरफ जो मिलता है वो ये है, एंड दैट इज़ होबार। पाकिस्तान में अब ये मिलता नहीं, अब ये पाकिस्तान से आगे जाएँ तो ईरान में नहीं मिलता, इराक में नहीं मिलता, उसे थोड़ी और आगे जाएँ तो गल्फ़ कंट्रीज़ आगे, गल्फ़ कंट्रीज़ में ये अभी भी मिलता है। और क्योंकि वहाँ थोड़ा नियम है, और वहाँ ऐसा नियम है कि वाइल्ड लाइफ, स्पेशली ऐसी वाइल्ड लाइफ जो ख़तरे में है, उसको वहाँ के लोग मार नहीं सकते। और इसके जो खाने की जो चीज़ें हैं, जो इसकी डाइट है, ये सभी तरह के सीड्स वहाँ जो अवेलेबल हैं। अगर आप कभी जाके देखना, जैसे कहीं भी आपके शहर या गांव के आसपास ऐसी जगह हो जहाँ खेती करना मना है लेकिन वहाँ घास उगी हुई है, हैं जी, जो बीड़ है, बीड़ में आप जाके देखना, वहाँ तरह तरह के बीड़ है, बीड़ में तरह तरह के खरपतवार है, और खरपतवार में सीड्स भी होते हैं। तो ये जो ग्रेट इंडियन बास्टर्ड है वहाँ सभी तरह के ये सीड्स खाता है, सभी तरह के कोमल पत्तियाँ खा लेता है, ये छोटे स्नेक्स खा लेता है, सेंटीपीड्स खा लेता है, छोटे छोटे फ्रॉग खा लेता है, छोटे छोटे बेर खा लेता है, बेरीज खा लेता है, फ्रूट्स खा लेता है। तो मौसम, सहूलियत, स्थिति और परिस्थिति के अनुसार जो फूड इसको मिलता है वो खा लेता है। इसके दुश्मन कौन है? इसके दुश्मन जो हैं, इसका सबसे बड़ा दुश्मन है वाइल्ड डॉग, जंगली कुत्ता। दूसरा इसका सबसे बड़ा दुश्मन है ये वाइल्ड बोर, जंगली सूअर। और उसके अलावा जो इसको डिस्टर्बेंस होती है वो डिस्टर्बेंस होती है अगर बहुत बड़े बड़े झुंड हों, किसके? चिंकारा के और ब्लैक बक के और नील गाय के। या इनको खतरा है कि आपने वहाँ से इसका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, इसके घर को ही उजाड़ दिया। लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और एक ऐसा चैलेंज है जैसे कि हम अंधेरे कमरे में किसी चीज़ को ढूंढ रहे हों, और अंधेरे कमरे में कहीं से भी कोई लाइट नहीं आ रही हो, और ऐसे लग रहा हो कि जैसे एक अंडा जो हाथ से फिसल के अब एक टूटेगा ही टूटेगा। ग्रेट इंडियन बास्टर्ड की एग्जैक्टली वो सिचुएशन है। मैं तो अभी भी अगर मेरे लेक्चर्स को राजस्थान में लोग सुन रहे हों, हैं जी, अगर इसको गुजरात में सुन रहे हों, सोनचरैया सेंचुरी जो
शिवपुरी के पास में वहाँ सुन रहे हों और आसपास के और इन्हीं के आसपास के इलाकों में सुन रहे हों, तो उनको इसको इमरजेंसी कंजर्वेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहिए। कि जैसे कि कहीं बाबरे गांव में ऊँट आ जाए तो वो देख के शोर मचाते हैं और फिर कहते हैं जी आज ऊँट देखा, उसी तरह से इनको समझदार बन के अगर ये उस पक्षी को उड़ते हुए देखें तो आप ये समझ लो कि पक्षी जो है ये ग्रेट इंडियन बास्टर्ड अब ये सहवास की अवस्था में आ गया है और ये सहवास करके रहेगा अगर हमने इसको डिस्टर्ब नहीं किया। और एक अगर मेल है तो 3-4 फीमेल हैं तो 1 साल के 4 अंडे हो गए। आपने कहीं 20-25 जगह भी ये देख लिए तो एक सावन के महीने में ऑल ओवर जो मैंने आपको बताया 100 अंडे हो गए और 100 अंडों में से हम ये कहना 100 के 100 पक्षी निकलेंगे तो मेरे ख्याल में सिचुएशन सिर्फ 5 साल में बढ़िया हो जाएगी।